एपिसोड 13 शुरू होता है और हम जिन को देखते हैं जो कि बाइजू के ऑफिस में पहुंच चुकी थी, लेकिन बाइजू यहाँ पर नहीं था। फिर वो उसे ढूंढने लगती है। इधर हम बाइजू को डॉक्टर लिन के साथ देखते हैं जो कि उसे ड्रेस ट्राई करवा रहा था। तभी डॉक्टर का पैर किसी चीज से टकरा जाता है, लेकिन इससे पहले वो नीचे गिरता बाइजू उसे संभाल लेता है। तभी जिन भी यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को इस कंडीशन में देख लेती है। अब ये देखकर उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो यहाँ से भाग जाती है। फिर बाइजू डॉक्टर को पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, वो मेरी क्लोज फ्रेंड है और वो काफ़ी अच्छी भी है। जिस पर बाइजू उसे बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड यहीं पर काम करता है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि अच्छा, उसका बॉयफ्रेंड भी है, पर उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया। लेकिन मुझे उसके बॉयफ्रेंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर बाइजू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो डॉक्टर को कुछ नहीं कहता। इधर जन वापस से ऑफिस पहुंचकर अपने लाए हुए कुछ थर्मोस को उठाकर जाने लगती है, पर तभी कुनशंग उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चोरी करने आई हो। जिस पर जिन कहती है कि ये थर्मस मेरा ही है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या बाइजू को लड़कों में इंटरेस्ट है या फिर लड़कियों में। जिस पर कुनशंग कहता है कि उसे पूरी ह्यूमन स्पीशीज में इंटरेस्ट है। तभी रियो फैंग भी यहाँ पर आ जाता है और कुनशंग इस बात को लेकर जिन से बहस करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें बाइजू पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक वर्चुअस जेंटलमैन है। जिस पर जिन कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि वो कितना वर्चुअस है। और इससे पहले कि इन दोनों की बहस बढ़ती, रियो फैंग कुनशंग को यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद हम जियो को देखते हैं जो कि बेला के साथ बात कर रही थी। बेला उससे पूछती है कि आप क्या काम करती थी। तो जियो से बताती है कि मैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंचार्ज थी। तो बेला उससे दोबारा सवाल करती है कि क्या आप शादीशुदा हो। जिस पर जियो बताती है कि हाँ, मैं शादीशुदा थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की 1 साल पहले ही मौत हो गई। ये सुनकर बेला कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि मेरे मरने के बाद तो मैं बिल्कुल ही अकेली रहूंगी। दरअसल बेला के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और वो दोनों अब अलग अलग रह रहे थे। ये सुनकर जियो से कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर मैं तुमसे पहले हेवन में चली गई तो मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, और अगर मैं पहले चली गई तो मैं अपने हस्बैंड को लेटर भेजूंगी ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। ये बात सुनकर बेला हंसने लगती है। इसी बीच बेला उसे डॉक्टर लिन की फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे डॉक्टर लिन पर क्रश है और मैं मरने के बाद अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दूंगी। साथ ही साथ वो जियो को भी ऑर्गन डोनेट करने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि जियो तो काफी ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए शायद उसके ऑर्गन्स अब किसी काम के नहीं रहे। ये सुनकर जियो थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो बेला कहती है कि कोई बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकती हो। फिर वो शैंग के पास कॉल करके बता देती है कि जियो भी अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती है। इधर जिन और शैंग बेला के बारे में बात कर रहे थे। शैंग जिन को बताती है कि बेला जियो को ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कन्विंस कर रही है और वो काफी स्वीट लड़की है, लेकिन ल्यूकेमिया की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई और ऊपर से उसके पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो गया। पर अब वो अपने सारे कॉमन टॉपिक्स को जियो के साथ शेयर करती है। इसी बीच शैंग जिन से पूछती है कि क्या तुम भी जियो और बेला की तरह प्रेशर फील करती हो। तो जिन उसे कहती है कि तुम्हें सब पता है। जिसके बाद हम बाइजू को देखते हैं जो कि सोफे पर लेटा हुआ था। तभी जिन उसके पास आती है और उसे बात करने लगती है। बाइजू उससे कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। ये सुनते ही जिन सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि मैं अगले जन्म में भी तुमसे ही शादी करूंगी। फिर बाइजू उसे कहता है कि मैं फिलहाल काफी बिजी चल रहा हूँ और ऊपर से तुम घर में बड़बड़ाती रहती हो, इसलिए मुझे काफी इरिटेशन होती है। और तुम्हें पता है कि एनिवर्सरी के दौरान हमें एक्ट्रेस को लाने में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि रियो फैंग हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी कर देता है। अब जिन उसे शांत करने के लिए उसकी मसाज करने लगती है, जिससे बाइजू को काफी रिलीफ फील होता है। इधर हम जियो की बेटी हॉनी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आई होती है और वो काफी रो रही थी। तभी उसका फियांसे उसके पास आता है तो वो उसे हॉस्पिटल का बिल दिखाती है। दरअसल हनी के पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसका फियांसे उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है और कहता है कि हम मिलकर इस बिल को पे कर देंगे, पर असल में उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे। इसी बीच वो उसे कहती है कि मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, लेकिन मेरी माँ इस हॉस्पिटल से भागना चाहती है। इतना ही नहीं, वो तो मुझे बुरा भला भी कहती है और मैंने अभी अभी जाकर देखा कि उसने खुद ही अपने कपड़े वॉश किए हैं। जिस पर उसका फियांसे कहता है कि वो काफी बूढ़ी है और बीमारियों से परेशान भी है, इसलिए तुम उन पर गुस्सा मत किया करो। जिस पर हनी कहती है कि मैं उन पर गुस्सा नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उनके आखिरी दिनों में उनकी हर विश पूरी करना चाहती हूँ। इधर बाइजू जिन को उसके फर्स्ट लव के बारे में बताता है जो कि 1935 की फेमस सिंगर थी और बाइजू मिलिट्री में जाने से पहले उससे मिला था। साथ ही साथ उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद उससे दोबारा मिलेगा, लेकिन जब वो वापस आया तब तक वो लेडी बूढ़ी होकर मर चुकी थी और उसके मरने वाले दिन ही बाइजू उससे मिलने आया था। इसी बीच वो जिन से भी टकराया था क्योंकि शायद जिन ने ही उसका मेकअप किया था।
खैर आगे जिन रियूफैंग को पूछती है कि जब किसी को पहली बार प्यार होता है तो उसे कैसा फील होता है, जिस पर रियूफैंग उसे बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि मानो टाइम फ्रीज हो चुका हो और दुनिया इधर से उधर हो रही हो। जिस पर जिन कहती है कि हाँ, जब मैं भी पहली बार बायजू से बस में मिली थी तब वो बस भी इधर उधर हो रही थी। और ये सुनते ही रियूफैंग सोचता है कि ये लड़की तो सच में मेंटल है। अगले सीन में क्विनचेंग एनिवर्सरी की प्रिपरेशन कर रहा था, तभी उसके पास जू नाम की एक लड़की आती है जो उससे पूछती है कि रियूफैंग का डांसिंग पार्टनर कौन है। अब पहले तो क्विनचेंग इसे इस बारे में नहीं बताता, लेकिन फिर जो उसे कुछ लालच देती है, इसीलिए वो कह देता है कि जिन रियूफैंग की डांस पार्टनर है, क्योंकि क्विनचेंग के पास ये अच्छा मौका था जिन को परेशान करने का। दूसरी तरफ एक पेशेंट एक नर्स के हाथ पर काट लेता है तो शैंग उसे ट्रीटमेंट देती है। इसी बीच जो जिन को ढूंढते ढूंढते शैंग के हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि रियूफैंग शैंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अब शैंग को देखकर जू जिन की फोटो देखने लगती है और सोचती है कि ये वो लड़की नहीं है, शायद क्विनचेंग ने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तभी उसकी बॉडीगार्ड्स उसे बताते हैं कि शैंग जिन की बेस्ट फ्रेंड है और वो एक डॉक्टर है, तो जूए ने शैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहती है। इधर क्विनचेंग बायजू को पूछता है कि मैं उस कार एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ जिसमें गावो की बॉडी को ले जाया जा रहा था। हालांकि क्विंटू ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो बायजू कहता है कि मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मैं और क्विंटू इसे हैंडल कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर रियूफैंग अभी तक शैंग की वेट कर रहा था, तभी शैंग उसके पास आती है तो रियूफैंग दोबारा से उसके पीछे पड़ जाता है। इधर जू भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ छुपकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। अगले सीन में क्विनचेंग एक्ट्रेस वांग की सेक्रेटरी से मिलता है, क्योंकि वो वांग को डिजाइनर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करना चाहता था, पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि पहले मिस वांग आपकी कंपनी में आकर आपकी कलेक्शन को चेक करेगी और अगर उसे कलेक्शन पसंद आई तभी वो आपके डिजाइनर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। इसीलिए आप उसके लिए एक टूर को अरेंज करो और उसके लिए बेस्ट ड्रेसेस रेडी करवाओ। दूसरी तरफ सभी लोग रियूफैंग के पास होते हैं क्योंकि उसे फीवर हो चुका था। क्विनचेंग जिन को पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या किया, तो जिन कहती है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो खुद शैंग से मिलने मॉर्ग में गया था जहां इसे सर्दी लग गई। खैर आगे जिन बायजू को एक पेशेंट की बॉडी की फोटो दिखाती है जिस पर कुछ अजीब सा मार्क बना हुआ था। साथ ही साथ वो ये कहती है कि शायद इस पेशेंट का गावो के साथ में कुछ लेना देना है, क्योंकि उसने गावो की बॉडी पर भी सेम मार्क देखा था। ये देखकर बायजू कहता है कि क्विंटू ने मुझे टैन की रिकॉर्डिंग सेंड की थी, जिसमें टैन बता रही थी कि हॉस्पिटल में उसे एक मेडिसिन दी जाती थी जिसकी उसे आदत लग गई और हर बार उसका चेकअप किया जाता था, और शायद ये सेम मेडिसिन इन लोगों ने भी ली थी, लेकिन इस बार उस मेडिसिन को अपग्रेड करके इन्हें दिया होगा ताकि उसके रिएक्शन के बारे में पता चल सके और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को अपग्रेड किया जा सके। शायद रिकॉर्ड बनाने के लिए वो लोग टैन का बार बार चेकअप करते होंगे और उन्होंने दूसरे लोगों का भी अलग अलग एंगल से चेकअप किया होगा। इधर हानि उस बिल को देखकर सोच रही थी कि वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगी। तभी उसके पास एक लेडी आती है जो कि उसे TCM डिपार्टमेंट के डॉक्टर के बारे में पूछती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया है और मैंने इस हॉस्पिटल की एक्सपेंसिव मेडिसिन को यूज किया, लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ और मेरी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई। लेकिन अब मुझे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में पता चला है जो कि किसी भी कैंसर को ठीक कर सकती है, लेकिन ये मेडिसिन ऐसे ही किसी हॉस्पिटल से नहीं मिलती। ये सुनकर हनी कहती है कि ये मेडिसिन काफ़ी महंगी होगी, तो वो कहती है कि नहीं, ये महंगी नहीं है, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना और तुम भी इसे अपनी मदर के लिए ट्राई कर सकती हो। अब हनी इस बारे में काफ़ी सोचती है और फाइनली वो इस मेडिसिन को ले आती है और अपनी मदर को खिला देती है। वो उनके लिए कई सारे कैप्सूल्स लेकर आई होती है और वो उन्हें डेली एक कैप्सूल खाने के लिए कहती है। वहीं कंपनी में एनिवर्सरी को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। इसी बीच वांग इनकी कंपनी का कलेक्शन देखने के लिए आ जाती है और उसे इनकी कुछ ड्रेसेस पसंद भी आ जाती हैं, लेकिन रियूफैंग ने कलेक्शन का थीम काफी क्रीपी रखा हुआ था जो कि उसे खास पसंद नहीं आता। तभी यहाँ पर बाइजू आ जाता है और उस थीम के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वांग को बाइजू की एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगती है और साथ ही साथ वो बाइजू से काफी इम्प्रेस भी हो चुकी थी। इधर जिनजी उसे मिलने के लिए जाती है जो कि उस एक कैप्सूल से ही बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो अपने हस्बैंड की ग्रेव पर आई हुई थी। ये सुनकर जिन काफी सरप्राइज थी क्योंकि उसे लिवर कैंसर था और वो अचानक से पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वहीं एक डॉक्टर शैंग को जियो के बारे में बताता है। ये सुनकर शैंग काफी शॉक हो जाती है और उसे कुछ डाउट होने लगता है। इसी बीच डॉक्टर क्विंटू को उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रिपोर्ट देता है और उसे कहता है कि हमें इस सब्सटेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसा सब्सटेंस पहली बार देखा है, लेकिन हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए कुछ पता चलने पर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। जिसके बाद क्विंटू बाइजू को ये रिपोर्ट देता है और उसे बताता है कि डॉक्टर को इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला और वैसे भी तुम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए क्या ढूंढ रहे हो। तो बाइजू उसे बताता है कि मुझे एक रेडियो एक्टिव मीटियोराइट की तलाश है जो किसी भी चीज को म्यूटेट कर सकता है और गावो को इस बारे में पता था, लेकिन उसकी मौत हो गई
खैर आगे बाइजू उस लेडी का सॉन्ग सुन रहा था जिससे वो प्यार करता था। तभी जिन उसके पास आ जाती है तो बाइजू उसके साथ डांस करने लगता है। इसी बीच जिन उससे पूछती है कि क्या तुम उस सिंगर के साथ सच में प्यार करते थे या फिर ये कहानी रियू फैंग ने बनाई है। तो बाइजू कहता है कि मैंने तो उसके साथ शादी करने की कसम खाई थी, लेकिन मैं उसकी शादी की बजाय उसके फ्यूनरल में इन्वॉल्व हुआ। जिस पर जिन कहती है कि अच्छा, तो तुम इसीलिए ह्यूमंस को प्यार नहीं करते क्योंकि उनकी लाइफ काफी छोटी होती है। तो बाइजू उससे कहता है कि तुम अपनी छोटी लाइफ का मुझे दोष मत दो। इधर क्विनशैंग इन दोनों से परेशान था। वो रियू फैंग को कहता है कि बाइजू उसके साथ सॉन्ग क्यों सुन रहा है। तो रियू फैंग उसे कहता है कि जब वो खुश होता है तभी वो सॉन्ग सुनता है और वैसे भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो। तो क्विनशैंग कहता है कि मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं तुमसे भी दोस्ती तोड़ लूंगा। अगले दिन जियो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन शैंग को ये सब काफी अजीब लग रहा था। फिर वो जिन के पास कॉल करके उसे सारी बात बता देती है, जिसके बाद जिन वो कैप्सूल बाइजू को लाकर दिखाती है जो कि उसे जियो के ड्रॉर से मिले थे। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि जियो को लास्ट स्टेज कैंसर था, लेकिन फिर भी वो अचानक से ठीक हो गई और उसे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है और मुझे तो बस ये एक मिरेकल लगता है। तो बाइजू उससे कहता है कि ठीक है, मैं आज रात इसकी जांच करूंगा और शायद हमें जैकपॉट मिल सकता है। जिसके बाद बाइजू रिसर्च शुरू कर देता है और जिन उसके शोल्डर पर सर रखकर सोई हुई थी। अब काफी देर तक रिसर्च करने के बाद फाइनली इन्हें वो जैकपॉट मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर जियो पर उस मेडिसिन का रिएक्शन होना शुरू हो चुका था और वो काफी अग्रेसिव हो चुकी थी। यही नहीं, उसने अपने पड़ोसी के बर्ड को मारकर खाने में डाल दिया था, जिसे देखकर हनी काफी डर जाती है। जिसके बाद हनी सो रही थी, लेकिन इनके नेबर का डॉग काफी चिल्ला रहा था, जिस कारण से हनी काफी इरिटेट हो रही थी। पर तभी वो डॉग अचानक से चुप हो जाता है और हम देखते हैं कि उस डॉग को किसी ने मार दिया है। फिर डोर ओपन होता है और हम जियो को देखते हैं जिसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ था। वो हनी के रूम में जाती है और अपनी ही बेटी पर अटैक करने लगती है, लेकिन इससे पहले वो उसे घायल कर पाती बाइजू और जिन यहाँ पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग जियो को दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहाँ जिन हनी को पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो हनी उसे बता देती है कि एक लेडी ने मुझे इस मेडिसिन के बारे में बताया था क्योंकि उसका हस्बैंड भी इसी मेडिसिन को यूज कर रहा था और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, इसीलिए मैंने भी इसे अपनी मदर के लिए ट्राई किया था। ये सुनकर जिन कहती है कि उस लेडी ने तुम्हारे साथ स्कैम किया है और तुम उसकी बातों में कैसे आ सकती हो। तो हनी कहती है कि मैं अपनी मदर से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे फादर की कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी, इसीलिए मेरी मदर के अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है और अगर वो भी इस दुनिया से चली जाएंगी तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। ये सुनकर जिन उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है। जिसके बाद एक्ट्रेस वांग बाइजू को डिनर के लिए काफी एक्सपेंसिव होटल में इनवाइट करती है, जहाँ सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग ही जा सकते थे। ये देखकर बाइजू काफी सरप्राइज्ड हो जाता है और होप करता है कि उसे इस होटल का बिल पे ना करना पड़े। जिसके बाद क्विनशैंग जिन को इस बार में बताता है कि बाइजू को वांग ने डिनर के लिए इनवाइट किया है और वो जानबूझकर जिन को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इस टाइम तो जिन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बाइजू किसी के साथ भी जाए। लेकिन अपने रूम में पहुंचते ही वो होटल में कॉल लगाती है और रिजर्वेशन बुक करने के लिए ऑर्डर देती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे मना कर देती है क्योंकि रिजर्वेशन लेने के लिए पहले उन्हें इस होटल की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अब वो इंटरनेट पर इस बारे में रिसर्च करती है तो उसे डॉक्टर लिन की आईडी में उस होटल के 2 कार्ड्स दिखाई देते हैं। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और डॉक्टर लिन के साथ उस होटल में पहुंच जाती है ताकि वो बाइजू पर नजर रख सके। अब यहाँ पहुंचकर जिन हर जगह बाइजू को देखने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर डॉक्टर उसे इस होटल के बारे में बताता है, साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि यहाँ कुछ प्राइवेट रूम्स भी हैं जिन्हें बुक करने के लिए 1 वीक पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ता है। तभी जिन की नजर बाइजू पर पड़ती है, जिसे वांग अपने साथ एक रूम में ले जा रही थी और साथ ही साथ बाइजू रियू फैंग और क्विनशैंग को भी लेकर आया हुआ था। ये देखकर जिन काफी सरप्राइज हो जाती है। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि ये रूम स्पेशली वीवीआईपी लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जिसके बाद हम इन सभी को देखते हैं जहाँ वांग बाइजू में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी। फिर वो उसे तरह तरह के सवाल जवाब करने लगती है। इसी बीच वो उसे उसका नाम पूछती है, लेकिन बाइजू उसे अपना असली नाम नहीं बताता, पर फिर भी वो बाइजू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी हम जिन को देखते हैं जो कि डोर के पास खड़ी होकर इनका ड्रामा देख रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।